20 मार्च 2003 इंडियन टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने जा रही थी, लेकिन उनके सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी कोई बड़ी टीम नहीं, बल्कि उनके सामने थी केन्या की टीम। यस, आईसीसी की एक एसोसिएट टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने जा रही थी और केन्या अब तक ऐसा करने वाली पहली और इकलौती एसोसिएट टीम है। लेकिन 20 साल बाद अगर हम आज देखें तो केन्या की टीम क्रिकेट के मैप पर कहीं नजर नहीं आती। एक समय पूरी दुनिया को चौंका देने वाली टीम अचानक अंधेरे में कैसे खो गई? आखिर क्या हुआ केन्या की टीम के साथ और क्या इस डाउनफॉल को टाला जा सकता था? केन्या ने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया के साथ मिलकर ईस्ट अफ्रीका के नाम से शुरू की थी। केन्या ने ईस्ट अफ्रीका के अंदर अपना पहला मैच 1951 में रोडेशिया के खिलाफ खेला और अच्छा प्रदर्शन भी किया। इंडिया ने भी 1967 से 70 के बीच ईस्ट अफ्रीका के कई अनऑफिशियल टूर्स किए, जहां ईस्ट अफ्रीका की टीम ने पोटेंशियल दिखाया और इसी वजह से इन्हें 1975 के पहले वर्ल्ड कप में खेलने का मौका भी मिला। लेकिन उनका ये कैंपेन कुछ खास नहीं रहा। ईस्ट अफ्रीका अपने तीनों मैच हार गई और टीम के आसपास बनी हुई हाइप भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि वो 1979 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। केन्या, जो ईस्ट अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट मानी जाती थी, उसके 7 प्लेयर्स ईस्ट अफ्रीका की टीम के लिए खेल रहे थे। इसी वजह से केन्या ने इन फेलियर्स को हल्के में नहीं लिया। टीम अपनी परफॉर्मेंस से काफी डिसअपॉइंटेड थी और इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते 1981 में केन्या ईस्ट अफ्रीका यूनियन से अलग होकर आईसीसी का एक नया मेंबर बन गया। लेकिन केन्या की इस टीम के लिए शुरुआती कुछ साल काफी स्ट्रगल भरे रहे। वो 1982, 86 और 90 के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स में कुछ खास नहीं कर पाए और इसी वजह से 83, 87 और 92 के किसी भी वर्ल्ड कप के लिए केन्या की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसके बाद फॉर्चुनेटली केन्या ने 1996 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उन्होंने अपना पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में केन्या की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और उनका अगला मैच होना था माइटी वेस्ट इंडीज से, एक ऐसी टीम जो 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। ऐसे में केन्या के जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। लेकिन सबको हैरान करते हुए केन्या ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया जब उन्होंने माइटी वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला ओडीआई मैच जीता। Inside edge onto the stumps. Cameron Coffey goes. That's the end. Kenyans are elated. हालांकि इस जीत के बाद केन्या एक भी मैच नहीं जीत पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन वेस्ट इंडीज जैसे जायंट को हराने से उनके कॉन्फिडेंस को एक नया बूस्ट जरूर मिला। फिर 1998 में केन्या ने इंडियन टीम को हराकर एक बार फिर सबको चौंका दिया। वो इंडियन टीम जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अनिल कुंबले जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स थे, उस इंडियन टीम को केन्या ने हरा दिया। No shot offered at all, and you can't blame Morris Adumbe limping and everything for grabbing not one but 2 stumps. और उनकी इस जीत के बाद 1999 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली हर टीम को उन्हें थोड़ा सीरियसली लेना ही पड़ा। लेकिन 1999 के वर्ल्ड कप में केन्या से जो उम्मीदें बनी थी वो सब धरी की धरी रह गई। टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और 0 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट का अंत किया। सब लोग ये कहने लगे थे कि वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज पर मिली जीत बस एक तुक्का भर थी। लेकिन 2002 में केन्या ने एक बार फिर भारत को हराकर ये साबित कर दिया कि उनके पास किसी भी बड़ी टीम को हराने की काबिलियत है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी जीत बस कोई तुक्का नहीं बल्कि उनकी काबिलियत का नतीजा थी। देन कम्स द 2003 वर्ल्ड कप, द गोल्डन पीरियड ऑफ केन्या क्रिकेट। इस बार वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के साथ केन्या ने भी को होस्ट किया था। घर पर टूर्नामेंट होने के चलते फैंस को अपनी टीम से काफी उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनिंग मैच में ही केन्या को को होस्ट साउथ अफ्रीका के हाथों 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। लगने लगा था कि ये भी एक और डिसअपॉइंटिंग कैंपेन होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। केन्या ने फॉर्मर वर्ल्ड कप चैंपियन श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। Morris Adumbe getting the last wicket to fall. और यही नहीं, उस जीत के बाद केन्या ने अपना मोमेंटम नहीं खोया और बांग्लादेश और कनाडा को भी हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते केन्या के अगेंस्ट मैच खेलने से मना कर दिया, जिसका पूरा फायदा केन्या को मिला और केन्या ने टेबल में दूसरे नंबर पर फिनिश किया। और इस तरह केन्या ने 2003 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। Kenya win by 7 wickets and they are through to the semis.
केन्या पहला और आज तक का अकेला एसोसिएट नेशन बन गया जो किसी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा हो। बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में इंडिया से हारकर केन्या का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। फिर भी फैंस खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर चमत्कार करते हुए देखा था। सबको लगा ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच ने कुछ डाउट्स जरूर पैदा किए और कुछ ही वक्त बाद वो डाउट्स सच साबित होने लगे। केन्या ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से क्रिकेट की दुनिया में तेजी से अपना नाम बना लिया था। एक एसोसिएट नेशन से ऐसी कंसिस्टेंसी और इम्पैक्ट किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन असली समस्या ये थी कि टीम चाहे जितनी प्रोमिसिंग और यंग हो, उसके की प्लेयर्स अपने करियर के अंतिम दौर में थे। 2003 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद टिकोलो और आसिफ करीम जैसे लेजेंड्स ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और उनके साथ ही केन्या का गोल्डन एरा भी खत्म हो गया। एक ऐसी जनरेशन जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद ना उनका कोई रिप्लेसमेंट तैयार था और ना उनके लेवल की लीडरशिप। जो दौर कभी केन्या की शान था वो धीरे धीरे सिर्फ एक याद बनकर रह गया। केन्या क्रिकेट का बुरा दौर शुरू हो गया। नए और अच्छे प्लेयर्स आना बंद हो गए। जो बड़े नाम चले गए, उनकी जगह भरने वाला कोई नहीं था। टीम की ताकत, खेल का लेवल और लीडरशिप सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्रिकेट बोर्ड के पास कोई अच्छी प्लानिंग भी नहीं थी। प्लेयर्स के क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके सबसे डिपेंडेबल प्लेयर मोरिस ओडुम्बे पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ओडुम्बे वाज द बेस्ट ऑलराउंडर केन्या हैड और उनके जाने के बाद टीम और भी कमजोर पड़ गई। इसी के साथ केन्या का टेस्ट नेशन बनने का भी सपना ही रह गया। 2007 का साल तो केन्या के लिए और भी ज्यादा बुरा साबित हुआ। पहले तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, फिर टूर्नामेंट शुरू होने के बाद एक भी मैच नहीं जीत पाए। उसी साल केन्या ने अपना पहला T20 मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन वहां भी उन्हें 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जहां केन्या ने टूर्नामेंट में जगह तो बना ली, लेकिन वहां एक भी मैच नहीं जीत पाए और सीधा ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। फिर 2011 का वर्ल्ड कप आया, लेकिन केन्या के लिए ये एक और नाइटमेयर साबित हुआ। टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। उनकी परफॉर्मेंस अब बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी और 2011 का वर्ल्ड कप केन्या के लिए उनका आईसीसी का आखिरी मेजर टूर्नामेंट साबित हुआ। इसके बाद तो जैसे टीम का ग्राफ बस नीचे ही गिरता गया। 2015 के वर्ल्ड कप के लिए केन्या क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब 2014 में उनका ओडीआई स्टेटस भी छिन गया। एक समय था जब केन्या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचकर पूरी दुनिया को हिला चुकी थी और सिर्फ कुछ ही साल बाद वो टीम क्रिकेट के नक्शे से गायब होने की कगार पर थी। फॉर्चुनेटली 2018 में आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया और सभी मेंबर टीम्स को T20 इंटरनेशनल खेलने की परमिशन दे दी। आईसीसी ने केन्या को कुछ फंड्स भी दिए ताकि बोर्ड अपने पुराने कर्ज चुका सके और क्रिकेट सिस्टम को थोड़ा सुधार सके। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि केन्या ने इन मौकों का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। ना उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, ना ही नए प्लेयर्स उभर कर आए और केन्या की टीम आज भी वहां से बहुत दूर है जहां वो कभी 2003 में थी। ना वो परफॉर्मेंस, ना वो पैशन, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली कॉज्ड द डाउनफॉल ऑफ क्रिकेट इन केन्या? वेल, केन्या के डाउनफॉल का पहला और सबसे बड़ा रीजन था उनके लेजेंडरी प्लेयर्स का रिटायरमेंट। 2003 वर्ल्ड कप के बाद टिकोलो, डोए और आसिफ करीम जैसे बड़े नाम क्रिकेट से अलग हो गए। ये प्लेयर्स टीम की बैकबोन थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई नया खिलाड़ी नहीं था। केन्या क्रिकेट बोर्ड ने ना तो कोई नई प्लेयर्स की प्लानिंग की, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर ग्रूमिंग सिस्टम था। ऊपर से मोरिस ओडुम्बे जैसे स्टार ऑलराउंडर पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा और उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद एक और बड़ा रीजन था डोमेस्टिक क्रिकेट का कमजोर स्ट्रक्चर। केन्या के पास प्रॉपर एकेडमीज, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोचिंग फैसिलिटीज थी ही नहीं। जो थोड़ा बहुत टैलेंट था भी वो डेवलप होने से पहले ही खत्म हो जाता। लोकल लीग्स वीक थी और नेशनल लेवल पे कंपटीशन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब एक गोल्डन जनरेशन गई तो उनका रिप्लेसमेंट कभी रेडी ही नहीं हो पाया। तीसरा रीजन था बोर्ड का मिसमैनेजमेंट। केन्या जैसे डेवलपिंग कंट्री क्रिकेट पर ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकती थी। प्लेयर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट्स डिले होते थे। 2011 में तो 5 प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना ही कर दिया था। ऊपर से बोर्ड में करप्शन के एलिगेशन भी आए। आईसीसी ने फंडिंग दी, लेकिन वो सही जगह लगाई ही नहीं गई। इस वजह से कई प्लेयर्स यूएई, यूएसए जैसे दूसरे कंट्रीज के लिए शिफ्ट हो गए जहाँ ज्यादा पैसा और फैसिलिटीज मिलती थी। और एक और इम्पोर्टेंट रीजन था वक्त के साथ अपडेट ना हो पाना। जब पूरी दुनिया T20 क्रिकेट की तरफ बढ़ रही थी, केन्या वही पुरानी स्ट्रेटजीज के साथ खेलता रहा। ना फिटनेस पर ध्यान दिया गया, ना एग्रेसिव क्रिकेट का कल्चर डेवलप हुआ। टीम इवॉल्व ही नहीं कर पाई।
2011 के बाद केन्या किसी भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के लिए कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। इन द एंड केन्या के पास टैलेंट तो था, लेकिन सिस्टम, सपोर्ट और प्लानिंग नहीं थी, और इसी वजह से क्रिकेट का एक प्रॉमिसिंग चैप्टर धीरे धीरे बंद होता चला गया।